हाँ तो दोस्तों, ये जो अभिनय क्षेत्र है, ये एक विशाल समुंदर के जैसा है। तो इस विशाल समुंदर में छलांग लगाने से पहले हम एक मशहूर अभिनेता से एक पॉडकास्ट करते हैं। राहुल सोलापुरकर फिल्म इंडस्ट्री के एक पावरफुल और मशहूर एक्टर है। नाटक, सीरियल, फिल्मों के साथ साथ वॉइस ओवर फील्ड में भी उन्होंने इंटरनेशनल सफलता हासिल की है। दुमकी चैनल की ओर से हम आपके लिए खास लेकर आ रहे हैं उनका एक पॉडकास्ट। आओ बात करते हैं राहुल सोलापुरकर सर के साथ। लेट्स मेक अ फिल्म। नमस्ते राहुल जी। नमस्कार। मैं आपको पहले, जैसे कि एक ट्रेडिशनल सवाल हर एक को पूछा जाता है, वैसे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इस नाटक हो, सीरियल हो या फिल्म हो, इस फील्ड में आपका प्रवेश कब से और कैसे हुआ? शुरू में तो कोई ऐसा व्यवसाय के तौर पे कभी काम नहीं किया था, लेकिन बचपन से स्कूल में जो भी नाटक रहते थे उसे आजकल गैदरिंग जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ पे स्नेह सम्मेलन या शारदोत्सव कहते थे, तो उसमें काम किया था। मतलब बिल्कुल छोटा था, किंडरगार्टन कहते हैं ना, शिशु शाला हमारे वक्त कहते थे। तब से लेकर 10वीं कक्षा तक काम भी किया। साथ में इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन रहती थी पूना में बहुत बड़ी, तो उसमें 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं में हमने काम भी किया। मैंने गुरुजी ने हमारे नाटक भी अच्छे बिठाए थे और तीनों साल लगातार हमने प्रथम पारितोषिक जीता। तो ये आदत स्कूल से थी, मतलब वक्तृत्व, नाट्य, संगीत, ये सारी चीजें। लेकिन व्यवसाय के तौर पे रंगभूमि पर या सीरियल में या फिल्मों में काम करूंगा ऐसा कभी सोचा नहीं था। एक स्टेट कंपटीशन महाराष्ट्र में बहुत अच्छी रहती है, अभी भी चालू है पुणे में, राज्य नाट्य स्पर्धा जिसे कहते हैं। तो उसमें मैंने कुछ एमेच्योर ग्रुप्स के साथ काम करना शुरू किया और आचार्य अत्रे जी का एक नाटक हमने बिठाया था। मतलब हमारे गुरु जी ने, श्रीपाद जी गोखले गुरु हमारे, मोरूची मावशी, मोहन जोशी जो बहुत बड़े कलाकार है, उन्होंने उस वक्त उसमें काम किया था और उस नाटक को हमें अवार्ड भी मिला। और चूंकि मुझे चित्रकला और बाकी सारी चीजों का भी शौक है, तो मैंने उसमें उसका सेट डिजाइनिंग, नेपथ्य जिसे बोलते हैं नाटक का, उसका भी जिक्र गुरु जी ने किया कि तुम करो, तो मैंने किया था और अलग बनाया था। और हुआ है कि अंतिम स्पर्धा में भी गया मुंबई में हमारा नाटक, और जब मुंबई में हुआ तो उसके उस वक्त के परीक्षकों में एक थी विजया मेहता जी। और विजया मेहता जी ने ऐसा कहा कि इतना पुराना, मतलब 50 साल पुराना आचार्य यात्रे का नाटक हम देख रहे हैं, ऐसा हमें कभी नहीं लगा, क्योंकि इसके नेपथ्य का विचार कुछ अलग था। अच्छा। और इसलिए मुझे अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने की वजह से विजया मेहता जो एक प्रशिक्षार्थियों के लिए शिविर लेती थी, उसमें जाने का मौका मिला। 1 महीना बंबई में उनके निगरानी में, और बाकी बहुत सारे लोग, दत्ता भट्ट से लेकर श्रीराम लागू तक, सब लोग आते थे सिखाने के लिए हमें। और 1 महीना पूरा सुबह 6 से रात 10 बजे तक सिर्फ नाटक सीखने का, और उसकी अंगभूत जितनी भी कलाएं हैं। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे कुछ इसमें अलग करियर हो सकता है अपना, और इसलिए फिर व्यावसायिक रंगभूमि पर मैंने काम करना शुरू किया। ऐसे मेरी शुरुआत हुई। हाँ। उसके बाद सर आपने बहुत अलग अलग किरदार निभाए हैं, जैसे कि आज भी दर्शकों आपको भी कुछ याद होगा, जैसे कि अलग अलग, मतलब टकलू हैवान जैसी एक कैरेक्टर थी, वो इमेजिनरी कैरेक्टर थी। इसके बाद आपने कई सोशल कैरेक्टर्स भी अदा किए, और सबसे अहम बात कि आपने एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी अदा किए। सर अभी आप ये बताइए कि आपके पास ये अभिनय की कोई असाइनमेंट जब आती है, तो जो कैरेक्टर आपको करना है, तो वो आप किस तरह से डिजाइन करते हो, ये अगर बताया तो मोटिवेशनल होगा हमारे दर्शकों के लिए। एक तो ऐसा है कि
पहले स्क्रिप्ट जब पढ़ता हूँ, डायरेक्टर बात करता है उसके बाद, तो एक स्टोरी उससे मैं सुन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर जब स्टोरी सुनाता है तो वो कैसे पर्दे पर दिखाने वाला है उस हिसाब से सुनाता है। तो एक समझ में आता है कि वो पर्दे पर क्या दिखाने वाला है, उसमें मेरा रोल कहाँ रहेगा, किस तरह का वजन उसमें रहेगा, उसके लिए कितना फुटेज रहेगा, ये एक ध्यान में आता है। उसके बाद मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों। फिर समझ में आता है कि कौन से सीन में क्या है, किस तरह से उसमें चेंजेस है, किस अलग कैरेक्टर के साथ उसका क्या क्या रिलेशन है, ये सारी बातें उसमें से समझ में आती है। और फिर अगर ये फिक्टिशियस कैरेक्टर है तो मैं अपने हिसाब से उसका एक चेहरा सामने लाने की कोशिश करता हूं अपने ही मन में, कि वो कैसे दिखेगा। ऐसे दिखेगा तो वो फिर क्या करेगा, उसकी मूंछ कैसे होगी, उसकी आंख कैसे होगी, उसके बाल कैसे होंगे। हर एक आदमी को एक कहते हैं ना कि एक अलग चीज होती है हर आदमी में, कि किसी को ऐसा होता है कि एक ही लफ्ज बीच बीच में बोलने की आदत रहती है, किसी को ऐसा होता है कि म, सोच के कुछ, तो ये इस तरह का। या किसी को होता है कि यार जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कान खुजाता है या कुछ, तो ऐसा अलग अलग होता है। तो उसमें का कोई अगर मेरे किरदार में बैठता है क्या, ये मैं सोचता हूँ, और उसके बाद उसको अप्लाई करके डायरेक्टर के साथ बात करता हूँ कि ये अच्छा दिखेगा क्या, तुम्हें लगेगा क्या अच्छा। और डायरेक्टर ने कहा कि हाँ अच्छा दिख रहा है, तो कहाँ यूज करने का, उसका भी एक तरीका होना चाहिए। हमेशा यूज किया तो उसकी मजा नहीं रहती। मतलब उदाहरण के तौर पे एक बात बताता हूँ। एक फिल्म हम कर रहे थे सतारा में, एंड इट वाज बेस्ड ऑन अ लाइफ स्टोरी। बहुत पुराना, जब स्वतंत्रता के बाद सहकार महाराष्ट्र में शुरू हुआ, तो उस वक्त जो गरीब जनता है उनके पास सहकार अच्छा पहुंचना चाहिए, ऐसी सोच थी। लेकिन हुआ ये कि गांव के जो गुंडे लोग थे या पॉलिटिक्स में थोड़े बहुत आगे थे, उन लोगों ने सहकार पूरा अपने हाथ में ले लिया और बस दबा दिया सब पैसा, खुद कमाया, गरीबों को कुछ नहीं बांटा, और सहकार का स्वाहाकार हो गया लोग कहते हैं। तो उसमें क्या एक कैरेक्टर मेरे पास था, और वो कैरेक्टर ऐसा था कि जिसमें वो कहता है कि अगर आप हैं, आप आए सर, वो सरकार आ गया है तो राशन का दुकान खोलना चाहता हूं, तो मेरे को मिलेगा क्या? तो वो कहेगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं सुनील जी, मिल जाएगा, बकायदा अब उसी के लिए तो गवर्नमेंट ने ये बनाई है स्कीम, मैं खुद दे दूंगा आपको। तो ये बोलेगा वो, लेकिन करेगा नहीं। तो जिसे कहते हैं कि भाई थूक लगाता है सबको। तो ये पूरा कैरेक्टर पढ़ने के बाद मेरे ध्यान में आया कि यार ये थूक लगाने वाला कैरेक्टर है। अब ये थूक लगाता है, ये बोलना ठीक है, ये दिखाएंगे कैसे? तो अचानक से मेरे मन में आया कि क्यों ना ऐसे करे कि भाई हाँ हाँ क्यों नहीं सुनील जी, अब सरकार गांव में इसीलिए तो आया, आप जैसे गरीबों की मदद के लिए, दूंगा ना, आपको दे दूंगा। अच्छा। तो मैंने ये शुरू में जब किया फिल्म में, तो डायरेक्टर ने पूछा ये क्या है, मतलब बाद में पता चलेगा तेरे को। फिर अगले एक सीन में कुछ था, उसमें वो दूसरा आदमी पूछता है इनको देगा, दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। रिएक्शन में मैंने दे दिया। फिर उनके समझ में आ गया कि यार ये थूक लगाने की बात वो दिखा रहा है। और फिर वो इतना डेवलप हो गया कि आज भी लोग मुझे बोलते हैं सर वो आपका 20 साल पुरानी फिल्म हम भूल नहीं सकते सर, वो जो क्या आपने किया है ना वो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब क्या दिमाग में इतना कुछ रहता नहीं है, लेकिन लोगों को देख के उसमें से क्या किस किरदार को फिट बैठेगा उस हिसाब से हम काम करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। मतलब जैसे नाट्य शास्त्र में हमें बता दिया है कि आहार या अभिनय, जिससे बिल्कुल हम एक कैरेक्टर का स्केलेटन बनाते हैं। बिल्कुल। तो पहले आप ये हाँ, बनाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो नए आ रहे हैं उन्होंने भी इसी तरह से ही अपना मेरा हिसाब हमेशा ये रहता है कि चाहे नाटक हो, चाहे सीरियल हो, या चाहे बड़ा पर्दा सिनेमा हो, जिसको काम करना है स्क्रीन पे, स्क्रीन के पीछे काम करने वाले अपने अपने विषय में माहिर रहते हैं, लेकिन जिसके स्क्रीन प्रेजेंस में काम जिसे करना है, उसे हमेशा अपनी आंखें खुली रख के दुनिया देखनी चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, तो अलग अलग लोग रहते हैं अलग अलग जगह पे।
तो हर एक आदमी में एक अलग कुछ तो भी खासियत रहती है। वो अगर आप अपनी नजर से पकड़ोगे तो बाद में उसको कहीं और यूज करने के लिए आपके काम आएगी, लेकिन इसके लिए निरीक्षण बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये बात उन्होंने 100% सही की है, जिसे हम एक्टर्स कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिर्फ रील बनाने से ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत आसान है, वहाँ पे एक डायरेक्टर होता है, वो करके दिखाता है, वो एक और फिर बोल के दिखाता है, उसके जैसे अगर हमने बात की तो हो गई एक्टिंग। तो एक्टर का एक खुद स्वतंत्र डिपार्टमेंट है, उसे भी अपना कंट्रीब्यूशन कहानी के हिसाब से देना चाहिए, ये आप बिल्कुल मानते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा है कि जिस कैरेक्टर की बात हम करते हैं या मैं कर रहा हूँ, कोई किरदार निभा रहा हूँ, तो पहले तो उसकी मानसिकता मुझे पकड़नी चाहिए। उसके बाद जो आहार्य की बात की कि बाहर से भी मैं वैसा ही लगूं लोगों को, इसके लिए कुछ और सोच विचार करना चाहिए। कॉस्ट्यूम डिजाइनर अपना काम करेगा, मेकअप वाला अपना काम करेगा, लेकिन किसी ने अगर मुझे यहाँ मूंछ चिपकाई है और वो मूंछ ऐसी है, तो मैं छोटी सी मूंछ की जैसी बात नहीं कर सकता। इतनी बड़ी मूंछ है, मतलब वो आदमी उसी हिसाब से काम करने वाला हो तो वो रोब उसके चेहरे पे आना चाहिए, कभी हो तो उसकी मूंछ पे उसके हाथ होने चाहिए। ये सारी चीजें अगर मेकअप ने मुझे दी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना मुझे। तो मेरा मतलब यह है कि मानसिकता भी एक्टर को पकड़नी चाहिए उस किरदार की, और आहार्य अभिनय जिसे आपने कहा कि बाहर की सारी चीजें भी उसमें घुल मिला के एक पूरा कैरेक्टर बनता है। और एक बात है सर जी, मैंने भी आपकी जितनी भी फिल्में बनी, तो जैसे हिंदी में एक तकिया कलाम बोलते हैं, एक ही सेंटेंस या एक हाँ वर्ड्स को हाँ उसका बहुत बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो किया ये जो तकिया कलाम आपने फिल्मों में यूज किए, क्या ये स्क्रिप्ट में थे या डायरेक्टर ने कहे, या जैसे बोला कि आप जिस तरह से एक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हो उसमें से वो निकल आए थे? हाँ, कहीं पर अगर लेखक जो है नाटक वाला, मतलब शिवराज गुरले जैसा, कि जिसके साथ मैंने पहले से काम किया था, उसे पता था कि राहुल इस तरह से सोच विचार करके कैरेक्टर करता है, तो कहीं पर उसने लिख के दिया था। कहीं पर ऐसा हुआ कि कोई और दूसरे किसी ने कहानी बनाई है कि जो मुझे जान पहचान वाला नहीं है नहीं मेरी, है। मतलब कि जानता नहीं है कि राहुल किस तरह से काम करता है, तो उसने जो भी दिया है उस हिसाब से उस पर सोच विचार करके मैं डायरेक्टर को बोलता था कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये एक ही बस अगर लिया मैंने तो चलेगा क्या? तो बोलता है हाँ चलेगा। जैसे कि एक फिल्म में मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया, और अजिंक्य देव था और बाकी भी लोग थे। तो एक मर्डर मिस्ट्री है और गुत्थी सुलझ नहीं रही, तो हर वो को बोलता है साला ये सोडा वॉटरचं बुच्च निघाने, साला हे बुस्सान का निघाना, असा एक मी घेतलं होतं। तो मतलब ये क्यों लिया मैंने कि सोडा वाटर की बोतल जब हम खोलते हैं तो पूरा गैस निकल कर बाहर आता है, हाँ? तो साला जब तक ये फिट है तब तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से गैस जो है वो मेरे को बाहर आना चाहिए, तभी मेरे को पता चलेगा। और मैं हर तरह से ट्राई कर रहा हूँ और हर वक्त मैं बस उसमें यही कहता साला ये बुच्चन नहीं खुल रहा, साला ये बुच्चन नहीं खुल रहा। अजिंक्य ने पूछा तो क्या करेगा, मतलब तू देख। और एक एक कड़ी जोड़ते 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 अंदर में एक अचानक सा एक क्लू मिल जाता है इंस्पेक्टर को, और वो बोलता है बस। तो उस वक्त मैंने बस चेंज किया था और बोला अब भी बुच्चान खोला। तो समझ वाला ये तो मतलब इसको क्लू मिल गया, ये ऑडियंस को भी पता चलता है। करेक्ट। और उसके बाद वो क्लाइमैक्स दिखता है कि साला उसने क्या सोच किया है। तो ये सारी चीजें कभी 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 मतलब ऐड करके एक कैरेक्टर भी अच्छी बन जाती है, मजेदार बन जाती है। उसमें कुछ नयापन, एक लचीलापन भी आता है कि भाई इस यहाँ से भी जाओ, यहाँ से भी जाओ, यहाँ से भी जाओ, कैरेक्टर लोगों के सामने खड़ी हो जाती है अच्छी तरह से। तो इसलिए वो जो हम कहते हैं तकिया कलाम, वो कभी यूज करते हैं, कभी एक्शन में यूज करते हैं, कभी वर्ड्स में यूज करते हैं, कभी मतलब किसी को आदत रहती है, मतलब ऐसा भी होता है ना कि बोलते बोलते ये ऐसा होता है, आकाश ये ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? तो असल में ये उसकी कुछ बीमारी है यहाँ की। लेकिन वो बीमारी भी अगर आप किसी ऐसे बीमार आदमी के पास जाओ जिसकी आग ऐसी भड़कती है, तो समझ में आता है कि कुछ विशिष्ट विचार जब उसके मन में या मुंह से आता है उसी वक्त भड़कती है। तो ये जब ऑब्जर्वेशन से पता चलता है तब मैं सोचता हूं कि यार इसको मारना तो चाहिए, लेकिन ऐसा मैंने अगर यूज किया तो अलग अलग जगह पे तो उसका एक अलग परिणाम निकल कर आता है कि यार
उसकी आंख कब फड़कती है पता है? जब भी उसके मन में वो विचार आता है ना, तभी फड़कती है। तो ये कैरेक्टर की चीज है कि जो तुम्हें ऐड करनी है। इसका मतलब हमारे जो नए दर्शक है, नए आने वाले हैं, इनके लिए आपने जो कहा ये मैं मोटिवेशनल श्रेणी में कहता हूँ कि एक्टर को स्क्रीन प्ले का गहरा अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल तब ही ये बातें सब हमारी निकल पड़ती है। कहते ही है ना हम कि डायलॉग्स वगैरह तो बाद में, स्क्रीन प्ले से पता चलता है कि फिल्म क्या है, कैरेक्टर कैसा जर्नी कर रहा है। स्क्रीन प्ले को मैं इतना ही कहता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे किसी भी भगवान की अगर तो पोथी है तो स्क्रीन प्ले उस फिल्म की पोथी है। इट्स बाइबल सॉर्ट ऑफ। इट्स अ बाइबल, ये पोथी है। उस पोथी की सिवाय, वो उस ग्रंथ की सिवाय कुछ नहीं होता। सर, प्रोफेशनल एक्टर बनने की आपने जो तय किया या डिसीजन लिया, तो उससे पहले आपने कोई एक्टिंग का ट्रेनिंग किया था? ऐसा ट्रेनिंग तो नहीं लिया जैसे लोग इंस्टीट्यूट में जाके लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने विजय मेहता जी के राज्य नाट्य स्पर्धा के अवार्ड के बाद जो ट्रेनिंग ली 1 महीने की, वो ली थी। और उसके बाद में भी जितना भी काम मैंने एमेच्योर रंगभूमि पे किया, चाहे किसी स्पर्धा में हो या एक आमतौर पर हर रोज मिलने की आदत रहती थी हमारे ग्रुप्स में, तो उसमें कुछ एक्सरसाइज करने हो, तो इस तरह से हम काम करते गए और उसमें अपना तजुर्बा बढ़ाते गए। क्योंकि हमेशा होता ये है कि सबको ऐसे लगता है कि भाई ट्रेनिंग से सब मिल जाएगा, तो नहीं होता है। बहुत सारे मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो पुराने फिल्म इंस्टीट्यूट में, जब एक्टिंग कोर्स महाराष्ट्र में रहता था, पूना में, तो वहां पे हो या दिल्ली के एनएसडी में हो, बहुत सारे लोग जाके सीखते हैं। लेकिन एक जिसे हम उपज कहते हैं ना, मतलब अंदर से तुम्हें एक Yes. होना चाहिए कि भाई मुझे बनना है एक्टर, या मुझे करना है कुछ, या मुझे लेखक बनना है, तो वो अगर जिद तुम में है तो ही हो सकता है। सिर्फ ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। मतलब मैं दूसरे तौर से बताता हूं कि बहुत सारे लोग अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं उनको, 98%, 99% इंजीनियरिंग में जाते हैं। जितने भी लोग आईआईटी में जाते हैं उनमें से गिने चुने लोग ही खुद खुद का कुछ स्टार्टअप या कुछ नया शुरू करते हैं। बाकी सारे लोग अच्छी पोजीशन पे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहे मार्क्स अच्छे हो, लेकिन वो उपज नहीं है कुछ नया करने की। वो उपज जिसमें है वही अपनी इंडस्ट्री खोलेगा, कुछ नया शुरू करेगा, कुछ नया प्रोडक्ट बनवाएगा, उसमें से और प्रगति करेगा। इसी तरह यहां पर भी है कि उपज जिसमें है वो ट्रेनिंग ले ले या ना ले ले, वो जाने ही वाला है। अगर उसने उसको एडवांस बनाया, अपने खुद को उस हिसाब से खुद को ट्रेन किया, तो भी वो जाएगा वहां पे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में कि जिन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था, बस बेसिक कुछ इधर उधर से सीखा होगा, लेकिन कितने बड़े लोग बने। बहुत सारे हैं इंडस्ट्री में ऐसे कि जिन्होंने कभी ट्रेनिंग ली है, किसी गुरु को पकड़ा है, किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाके एक्टिंग सीखी है 3-3, 4-4 साल, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे किरदार निभाए हैं उन्होंने कि लगता नहीं है कि भाई बॉर्न एक्टर। ऐसा होता है जब उनको हम पर्दे पर देखते हैं। तो दैट इज द थिंग, ऐसा मेरा ख्याल। सर, आपने नाटक में काम किया है, सीरियल में काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, तो ये जो तीनों मीडियाज है, इसमें अभिनय करते वक्त आपको क्या फर्क महसूस हुए? एक तो ऐसा है कि नाटक में जो भी एक घटना या एक कथा दिखाई जाती है वो शुरू से अंत तक एक साथ जाती है, तो तुम्हारी कैरेक्टर भी उस हिसाब से जाता है नाटक में। और उसमें रीटेक भी नहीं है, पर्दा खुला, पर्दा बंद होने तक तुम्हारा एक्टिंग चलेगा। और उसमें एक भी गलती तुमसे हुई तो उसे माफ करने के लिए कोई नहीं है, या रीटेक नहीं है। वो सामने है ऑडियंस तुम्हारे, और खुद बैठे हैं सामने माँ बाप तुम्हारे, तो गलती भी ना हो। और पूरे सोच विचार से, जिसको हम नाटक में ऐसा हमेशा कहते हैं कि समझो मेरा घर है, तो घर की चौथी दीवार अगर निकाल दी जाए तो बाकी सारा घर जैसे दिखता है, ये पर्दा मतलब चौथी दीवार है।
वो दीवार खुलने के बाद पूरा घर तुम्हारा दिख रहा है। तो घर में जिस तरह से काम कर रहे हो वैसे ही तुम्हें करना है रंगमंच पे, वो तुम्हारा घर ही है। घर का अगर सेट है तो उस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो पूरा कैरेक्टर एक मन में पहले से तैयार होता है, रिहर्सल्स करते हो तुम। लेकिन रंगभूमि की एक चीज है कि हर नए दिन हम उसे प्रयोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम वही कर रहे हैं लेकिन सामने वाला ऑडियंस बदला है। आज जिस जगह कल मुझे लाफ्टर मिला था, आज नहीं मिला, तो मेरे समझ में आता है आज का ऑडियंस कुछ अलग है। जिस जगह पे मैंने छोटी सी कोई चीज की और उसको कल कुछ मिला नहीं था, लेकिन आज के लोग, अरे आज के लोग ज्यादा तैयार है यार, पकड़ रहे हैं छोटी छोटी चीजें भी। ये सारी चीजें लाइव मिलती है हमें नाटक में, तो ये एक चीज अलग है। सीरियल्स के बारे में ऐसा है कि एक तो लॉन्ग रहता है पूरा, और इतना लॉन्ग रहता है कि 19 मिनट 20 मिनट के एपिसोड में पूरा कथानक तो होता नहीं है। उस एपिसोड की एक मर्यादा होती है, उसमें जितना है उतना ही करना पड़ता है। तो पूरी स्टोरी में मेरा कैरेक्टर क्या है, इसकी सोच मेरे मन में पहले होनी चाहिए। फिर उस दिन के सीरियल के शूटिंग में मैं क्या कर रहा हूं, ये एक। और अगर ठीक से देखोगे तो जैसे नाटक में कोई स्वागत है मेरा, तो स्वागत के वक्त में एक स्पॉटलाइट में डायरेक्टर मुझे लाता है, बाकी पूरे स्टेज पे अंधेरा हो जाता है ताकि लोगों को सिर्फ मैं और मेरा चेहरा दिखे, या फिर यहां तक है तो मेरे हाथ दिखे, ये सारी। तो यही चीज सीरियल में उसे क्लोजअप कर देते हैं। ये क्लोजअप हो गया, इसका मतलब ये मेरे लिए है, स्वागत जैसे है नाटक में वैसे वो है, ये एक बात है। और सीरियल में ऐसा होता है हमेशा रिएक्शनरी काम बहुत करना पड़ता है। मतलब आज के सीरियल में तो ऐसा बहुत है कि मतलब किसी का एक का डायलॉग हुआ कि अगर 10 लोग घर में है तो हर एक की उसके ऊपर एक रिएक्शन जाएगा, अपने 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 कैरेक्टर के हिसाब से। तो ये रिएक्शनरी खेल बहुत आजकल बढ़ गया है, तो सीरियल में उस तरह का काम करना पड़ता है। सिनेमा की बात ही अलग है। सिनेमा में तो मेरे हिसाब में कंप्यूटराइज ब्रेन होना चाहिए तुम्हारा। वहां पर शूटिंग जैसे नाटक में कथानक है वैसे फिल्म का भी एक कथानक है, लेकिन उस हिसाब में कभी नहीं होता है। समझो उदाहरण के तौर पर ऐसा कहा जाए कि अभी हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है वो सुनील जी एक फिल्म का ही हिस्सा है। तो समझो ये जो अभी का इंटरव्यू है ये है सीन नंबर 78, और 10 साल पहले का एक सीन नंबर 14 उसी फिल्म में है, और वो यहीं पे है इंटरव्यू जैसे ही, लेकिन इस तरह का नहीं है, कुछ गपशप है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं करते सिनेमा वाले कि एक बार इधर आके 14वां सीन किया, फिर पूरे बीच में का सब शूटिंग करके 78 के लिए फिर से यहाँ पे आ गए। दोनों सीन एक साथ ही होंगे। तो दोनों सीन अगर एक साथ होने वाले हैं तो 10 साल में क्या क्या हुआ है, हम दोनों के कैरेक्टर में ताना बना हुआ है, या नजदीक आए हैं, रिश्ते में बदल गए हैं, और कुछ है, या कुछ चीजें गलत लगी है, उसका गुस्सा मेरे मन में है या आपके मन में है। ये सारी चीजें सोच के 14वां सीन और 78 नंबर का सीन ये दोनों यहीं पे शूट होते हैं। समझो ऐसा है कि 14वें सीन में कोई एक और दोस्त है मेरा, और वो दोस्त अभी उस वक्त है हमारे 14वें नंबर के सीन में, और आप जब 78वें सीन में हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो वो जो काम जिसने किया है, किरदार निभाया है, वो वहीं पे बैठा है मेकअप रूम में या और कहीं जगह। और तू पूछता है कि राहुल भाई वो जो तुम्हारा दोस्त था याद है 10 साल पहले मिले थे उसका? अरे क्या बताए, बहुत बड़ा हादसा हुआ उसके साथ। तो पूरा 10 साल के बाद क्या क्या हुआ बीच में, ये सारा सोच मेरे मन में पहले से होना चाहिए। अब मुझे पता है कि वो उधर ही बैठा है लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से वो मर गया है ना, उसके साथ हादसा हुआ है। तो ये सब चीजें कंप्यूटराइज करके चिप में बिठा के 78 तो 78 के साथ होना चाहिए, 14 के 14 के साथ होना चाहिए। तो उसका पूरा कैरेक्टर का एक ग्राफ तुम्हारे मन में पहले तैयार होता है। जैसे हम इसका निकालते हैं ना ब्रेन का मैपिंग या अपने, तो उस हिसाब से, और फिर उसमें का कौन सा कहाँ फिट करना है, कौन सा सीन चल रहा है, उस हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ता है। तो ये तीनों मतलब माध्यम अलग अलग है, तीनों जगह की डिमांड अलग है, उस हिसाब से तुम्हें अपने सोच में, अपने विचार में और कार्य प्रवणता में बदलाव लाना ही चाहिए, तभी तुम उस विषय में अच्छा काम कर सकते। आप वॉइस और में भी काफी मशहूर हो।
मशहूर नहीं, काम करता हाँ, हूँ मतलब बस। अब क्या होता है कि एक्टिंग करते वक्त हमारे पास मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, सेट लाइट वगैरह सब होता है, लेकिन जब वॉइस ओवर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ अपना वॉइस, यही एक टूल रहता है। तो नए लोगों में ये बहुत संभ्रम है कि वॉइस ओवर ये क्या होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा सुनील जी कि वॉइस ये सबसे बड़ी ताकत है फिल्म के लिए। आज भी इंडियन फिल्म का हिसाब करें तो फॉरेन के हिसाब में चलता नहीं है। हमारे यहाँ पे डायलॉग्स पे ही ज्यादा लोग या मतलब क्या बोले हम, प्रेशर देते हैं कि भाई डायलॉग से जितना सामने आएगा उतना अच्छा। फिल्म में कैमरा बोलना चाहिए, आंखें बोलनी चाहिए, ये सोच अभी भी बहुत लंबी है हमारे यहाँ पे। कर रहे हैं नए लोग, नए विचार से काम करते हैं, लेकिन फिल्म समझना ये भी एक अलग बात है, अप्रिसिएशन ऑफ द फिल्म। तो जब तक तुम अच्छा ऑडियंस नहीं बन पाओगे उस तरीके का, तब तक सीखेगा नहीं ऑडियंस। और जब तक ऑडियंस नहीं सीखेगा ऐसी फिल्में नहीं बनेगी। तो ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है, यार डायलॉग मारो अच्छा तो अच्छा है। तो वो आवाज की जरूरत बहुत बड़ी है उसमें, और उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। मैं जब स्कूल में काम करता था तो मेरा आवाज इतना अच्छा नहीं था। आज अच्छा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस वक्त का तो आवाज बिल्कुल खराब था। उसके बाद मैंने 3 साल उस पर पूरी मेहनत ले ली गुरु जी के साथ। अशोक जी रानड़े, डॉक्टर अशोक करेक्ट। रानड़े, वो वॉइस के स्पेशलिस्ट थे। एनसीपीए में काम करते वक्त उन्होंने मुझे अलग अलग एक्सरसाइजेस दिए। उस एक्सरसाइजों के आधार पर मैंने अपनी आवाज को एक नया आयाम दिया। और फिर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो, गवर्नमेंट की फिल्म्स हो, उसको वॉइस ओवर देने के लिए मैंने शुरुआत की। और जैसे ही मेरा वॉइस उनको अच्छा लगा तो उन्होंने और चीजें मेरे पास भेजना शुरू किया। तो आज भी शायद बहुत सारी फिल्मों को मैंने आवाज दी है, वो उसी वजह से दी है। लेकिन ये मैं श्रेय अपने गुरु को मानता हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज को ठीक किया पूरी तरह से। मतलब डिक्शन कैसी होनी चाहिए, प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, किस तरह से उसमें बदलाव तुम ला सकते हो, भावनाओं के आधार पर, नवरस के आधार पर एक ही लफ्ज कैसे बोला जा सकता है अलग अलग तरीके से। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस उन्होंने लिए। हम हमेशा जब बात करते हैं तो साथ साथ में हमारा श्वसन क्रिया चलते रहता है। हाँ, तो अंदर लेना और बाहर छोड़ना, और उसी के साथ हम लफ्ज भी बोलते हैं। जो है वो प्रेशर हवा का वही आता है, जो अंदर मैंने सांस ली है उसी का है। तो एक सांस अंदर लेने के बाद कितना कम उसका यूज करके तुम ज्यादा से ज्यादा अच्छे डिक्शन में शब्द बाहर फेंक सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम करना पड़ता है। और उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस है। जैसे कि हमें हमेशा गुरुजी कहते थे कि संस्कृत उसके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं उससे, एक तो हम जिसे कहते हैं ना कि चक्कू छुरिया को जैसे धार लगाते हैं ना, वैसे अपनी जुबान को धार लगती है उससे। तो उच्चारण अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। जैसा कि हमेशा आज भी मुझे याद है, अब 40 साल हो गए फिर भी, कि वो कहते थे कि रावण हत्था नाम के एक वाद्य बनाकर खुद लंकाधीश रावण ने शंकर भगवान पर कवन लिखे थे, शंकर स्तुति। तो वो आज भी हमें बोलते थे कि सुबह उठने के बाद वही पहली बोलो। जुबान अगर अच्छी करनी है तो जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलवी चवल्लरी विराधवान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अब मैंने एक बार ही सांस ली इसके बीच में। तो ये सारी चीजें उस वक्त हमसे करवाते थे। सुबह उठने के बाद क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, जुबान को धार अच्छी क्यों होनी चाहिए, डिक्शन मतलब क्या होता है। मराठी में तो बहुत सारे ऐसे लफ्ज है, शब्द है, जैसे शाहमृग बोले तो ठीक है, लेकिन षटक बोले तो श अलग आता है। तो वो श और ये श, इसमें फर्क है। चमचा ये हिंदी में ठीक है, मराठी में चमचा। तो च च ज ज ये सारी चीजें अलग अलग जब दिखे तभी तुम्हारी डिक्शन अच्छी है,
और उसका प्रोजेक्शन कैसे होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, रूम हॉलोनेस जिसे कहते हैं, मतलब अभी हम यहां बैठे हैं तो यहां पे अगर मैंने शुरुआत की कैसा है सुनील जी, तो तुम बोले यार इतना क्यों चिल्ला के बात कर रहा है, ये रूम हॉलोनेस में जितना है उतना ही कहना है, तो लोगों को लगे कि उस हिसाब से ही वो बात कर रहा है। और पूरा आबो हवा वहां का, वहां की अंदर की एक गर्मी, वहां की एक कैविटी, ये सब सोच के तुम्हें वॉइस डेवलप करना होता है। वॉइस ओवर के टाइम पे भी वही करना पड़ता है। तुम जिस रूम में जाके डबिंग करोगे उस रूम का हॉलोनेस कितना है, तुम्हारे कान में मिलने वाला आवाज ठीक है या नहीं, उसका प्रोजेक्शन कैसा है, उसमें बेस कम है ज्यादा है और बाकी सारी कितनी है, ये टेक्निकलिटीज भी आर्टिस्ट को आनी चाहिए, समझनी चाहिए, तब जाके ये काम अच्छा बन सकता है। और सामने किसी फिल्म का डब कर रहे हैं या कोई और चीज है तो वो भी अलग होना चाहिए। जैसे कि अभी की बात बताता हूं, छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म बहुत चली हिंदी में अभी, तो मराठी में लाने की कोशिश उन लोगों ने की डब करके, वो भी अच्छी चल रही है। तो उसके डबिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और बोले औरंगजेब का जो रोल है अक्षय खन्ना ने किया हुआ, तो उसको आप डब करो। तो उसकी आवाज मेरी आवाज तो बिल्कुल मिलती नहीं, उसने जो किया है उसमें कॉम्प्रेस्ड एयर पूरा यूज करके उसने हिंदी में वो काम किया है। लेकिन डबिंग के बाद खुद उसके डायरेक्टर ने उत्तेकर ने फोन करके बोला कि सर क्या बनाया है आपने डबिंग, सर लगता ही नहीं है, लगता है कि अक्षय ने ही डब किया है पूरी फिल्म को इस तरह से। तो उर्दू का प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि वो औरंगजेब है तो वो मंगोलियन मुस्लिम है, मुगल है वो, तो मजा नहीं है, ऐसा नहीं, उसका मजा नहीं है, तो ज के नीचे नुक्ता है, वो नुक्ता भी आना चाहिए तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के अगर काम करे कोई, और किसी को अगर ऐसा लगे कि मेरा वॉइस मॉड्यूलेट अच्छा हो रहा है और मैं कर सकता हूं, तो उसके लिए आज आसमान खुला है ऐसा मैं कहता हूं। क्योंकि जापानीज, कोरियन, रशियन, ऐसी बहुत सारी सीरियल्स आजकल आ रही है और उसके लिए हिंदी, मराठी, अलग अलग अपनी अपनी भाषा में डबिंग करके वो अपने अपने चैनल्स पे जा रही है। उसके लिए बहुत काम है, इतना काम है ना कि दिन में थक जाओगे आप, 10-12 घंटे भी काम किया तो भी कम पड़ेगा, इतना काम है। मैं नहीं इतना करता क्योंकि मैं डबर नहीं हूं, लेकिन जिसको सिर्फ वॉइस पे काम करना है उसके लिए भी आसमान खुला है आज। सर, भाषा और उच्चारण पे किस तरह से एक्टर को ध्यान देना चाहिए? बहुत सारी फिल्मों को मैंने आवाज दी है, वो उसी वजह से दी है, लेकिन ये मैं श्रेय अपने गुरु को मानता हूं कि उन्होंने मेरी आवाज को ठीक किया पूरी तरह से। मतलब डिक्शन कैसी होनी चाहिए, प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, किस तरह से उसमें बदलाव तुम ला सकते हो, भावनाओं के आधार पर, नवरस के आधार पर एक ही लफ्ज कैसे बोला जा सकता है अलग अलग तरीके से। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस उन्होंने लिए। हम हमेशा जब बात करते हैं तो साथ साथ में हमारा श्वसन क्रिया चलते रहता है, हाँ, तो अंदर लेना और बाहर छोड़ना, और उसी के साथ हम लफ्ज भी बोलते हैं, जो है वो प्रेशर हवा का वही आता है, जो अंदर मैंने सांस ली है उसी का है। तो एक सांस अंदर लेने के बाद कितना कम उसका यूज करके तुम ज्यादा से ज्यादा अच्छे डिक्शन में शब्द बाहर फेंक सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम करना पड़ता है, और उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस है। जैसे कि हमें हमेशा गुरुजी कहते थे कि संस्कृत उसके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं उससे, एक तो हम जिसे कहते हैं ना कि चक्कू छुरिया को जैसे धार लगाते हैं, वैसे अपनी जुबान को धार लगती है उससे, तो उच्चारण अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। जैसा कि हमेशा आज भी मुझे याद है, अब 40 साल हो गए फिर भी, कि वो कहते थे कि रावण हत्था नाम के एक वाद्य बनाकर खुद लंकाधीश रावण ने शंकर भगवान पर कवन लिखे थे, शंकर स्तुति। तो वो आज भी हमें बोलते थे कि सुबह उठने के बाद वही पहली बोलो। जुबान अगर अच्छी करनी है तो जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलवी चवल्लरी विराधवान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अब मैंने एक बार ही सांस ली इसके बीच में। तो ये सारी चीजें उस वक्त हमसे करवाते थे, सुबह उठने के बाद क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, जुबान को धार अच्छी क्यों होनी चाहिए,
डिक्शन मतलब क्या होता है। मराठी में तो बहुत सारे ऐसे लफ्ज है, शब्द है, जैसे शाहमृग बोले तो ठीक है, लेकिन षटक बोले तो श अलग आता है। तो वो श और ये श, इसमें फर्क है। चमचा, ये हिंदी में ठीक है, मराठी में चमचा। तो च च, ज ज, ये सारी चीजें अलग अलग जब दिखे तभी तुम्हारी डिक्शन अच्छी है। और उसका प्रोजेक्शन कैसे होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, रूम हॉलोनेस जिसे कहते हैं। मतलब अभी हम यहां बैठे हैं, तो यहां पे अगर मैंने शुरुआत की कैसा है सुनील जी, तो तुम बोले यार इतना क्यों चिल्ला के बात कर रहे हैं, ये रूम हॉलोनेस में जितना है उतना ही कहना है। तो लोगों को लगे कि उस हिसाब से ही वो बात कर रहा है। और पूरा आबो हवा वहां का, वहां की अंदर की एक गर्मी, वहां की एक कैविटी, ये सब सोच के तुम्हें वॉइस डेवलप करना होता है। वॉइस ओवर के टाइम पे भी वही करना पड़ता है। तुम जिस रूम में जाके डबिंग करोगे, उस रूम का हॉलोनेस कितना है, तुम्हारे कान में मिलने वाला आवाज ठीक है या नहीं, उसका प्रोजेक्शन कैसा है, उसमें बेस कम है ज्यादा है, और बाकी सारी कितनी है, ये टेक्निकलिटीज भी आर्टिस्ट को आनी चाहिए, समझनी चाहिए, तब जाके ये काम अच्छा बन सकता है। और सामने किसी फिल्म का डब कर रहे हैं या कोई और चीज है, तो वो भी अलग होना चाहिए। जैसे कि अभी की बात बताता हूं, छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म बहुत चली हिंदी में अभी, तो मराठी में लाने की कोशिश उन लोगों ने की डब करके, वो भी अच्छी चल रही है। तो उसके डबिंग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और बोले औरंगजेब का जो रोल है अक्षय खन्ना ने किया हुआ, तो उसको आप डब करो। तो उसकी आवाज मेरी आवाज तो बिल्कुल मिलती नहीं, उसने जो किया है उसमें कॉम्प्रेस्ड एयर पूरा यूज करके उसने हिंदी में वो काम किया है। लेकिन डबिंग के बाद खुद उसके डायरेक्टर ने, उत्तेकर ने फोन करके बोला कि सर क्या बनाया है आपने डबिंग, सर लगता ही नहीं है, लगता है कि अक्षय ने ही डब किया है पूरी फिल्म को इस तरह से। तो उर्दू का प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि वो औरंगजेब है, तो वो मंगोलियन मुस्लिम है, मुगल है वो, तो मजा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, मजा नहीं है। तो ज के नीचे नुक्ता है, वो नुक्ता भी आना चाहिए तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के अगर काम करे कोई, और किसी को अगर ऐसा लगे कि मेरा वॉइस मॉड्यूलेट अच्छा हो रहा है और मैं कर सकता हूं, तो उसके लिए आज आसमान खुला है ऐसा मैं कहता हूं। क्योंकि जापानीज, कोरियन, रशियन, ऐसी बहुत सारी सीरियल्स आजकल आ रही है, और उसके लिए हिंदी, मराठी, अलग अलग अपनी अपनी भाषा में डबिंग करके वो अपने अपने चैनल्स पे जा रही है। उसके लिए बहुत काम है, इतना काम है ना कि दिन में थक जाओगे आप, 10-12 घंटे भी काम किया तो भी कम पड़ेगा, इतना काम है। मैं नहीं इतना करता क्योंकि मैं डबर नहीं हूं, लेकिन जिसको सिर्फ वॉइस पे काम करना है उसके लिए भी आसमान खुला है आज। सर, ये तीनों मीडिया और अभी आपका जो एक्सपीरियंस है, इतना सारा काम करने के बाद जो एक एक्सपीरियंस आ जाता है, तो कुछ ऐसे दो लफ्ज मोटिवेशनल हमारे चहेते दर्शकों के लिए आप। मोटिवेशन वगैरह तो मैं देता नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि किसी भी फील्ड में काम करो, मतलब ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी को लगे कि नहीं यार इतना सब करने से अच्छा है अपना दूसरा कुछ करो, कुछ दूसरा करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई एक्टिंग ही करो, ये नहीं कहूंगा कि कैमरामैन ही बनो, ये नहीं कहूंगा कि एडिटर ही बनो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिल्मों में काम करना है, नाटक में काम करना है, नहीं करना है अलग बात। जहां पर भी काम करना है उसके पेरिफेरियल चीजें समझ के, उसमें का पूरा ज्ञान निचोड़ कर अपने हाथ में लेके फिर काम करना शुरू करो। जिस फील्ड में जाओगे आपको यश जरूर मिलेगा। क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं यार उसके नसीब में नहीं था, यार उसका भाग्य इतना खुला नहीं था। हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब में अगर 100 मार्क है तुम्हारे करियर को, तो उसमें से सिर्फ 10 मार्क भाग्य को है, बाकी 90 मार्क तुम क्या सोच लेकर काम करते हो, किस विचारधारा से तुम अपना पूरा मतलब जो भी है जीवन समर्पित करते हो, और उस पर सोच विचार करके अपनी खुद की एक नींव तैयार करते हो, उस पर ही तुम्हारा यश रहता है, ऐसा मैं हमेशा मानता हूं। इसका मतलब हमारे जो नए दर्शक है, नए आने वाले हैं, इनके लिए आपने जो कहा ये मैं मोटिवेशनल श्रेणी में कहता हूँ
कि एक्टर को स्क्रीन प्ले का गहरा अध्ययन करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। तभी ये बातें सब हमारी निकल पड़ती है। कहते ही है ना हम कि डायलॉग्स वगैरह तो बाद में है, स्क्रीन प्ले से पता चलता है कि फिल्म क्या है, कैरेक्टर कैसा जर्नी कर रहा है। स्क्रीन प्ले को मैं इतना ही कहता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे किसी भी भगवान की अगर तो पोथी है तो स्क्रीन प्ले उस फिल्म की पोथी है। इट्स बाइबल सॉर्ट ऑफ। इट्स अ बाइबल, ये पोथी है, उस पोथी की सिवाय, वो उस ग्रंथ की सिवाय कुछ नहीं होता। स्क्रीन प्ले इज द फाइनल थिंग कि जिससे तुम्हें पता चल रहा है स्क्रीन पे क्या दिखने वाला है। दुमकी चैनल की ओर से हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेट्स मेक अ फिल्म, इसमें आपने आपका बहुत ही कीमती समय निकाला और हमारे सब दर्शकों के लिए जो मोटिवेशन दे दिया, इसके लिए मैं दुमकी चैनल की ओर से आपका बहुत 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 आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा कि इस माध्यम से आप नए लोगों के सामने जा रहे हैं, जो भी लोगों को अच्छा लगे वो तो लोग लेंगे ही, अगर कुछ बुरा लगे तो हर आदमी में थोड़ी सी बुराई होती है, या हमें भी है, ऐसा सोच के छोड़ दीजिए। लेकिन जो अच्छा लगे आपको, जिसे दोहराने की बात अगर मैंने की है, तो वो करने का प्रयास जरूर कीजिए। जितनी आप अच्छे काम की चेष्टा करोगे उतना आपको फल अच्छा मिलेगा, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। ये मेरे खुद के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, राहुल सर के साथ हमने बातचीत की, वो सिर्फ एकेडमिक बातचीत नहीं थी, वो नवोदित लोगों के लिए एक प्रेरणादायी भी साबित हो सकती है। दोस्तों, दुमकी चैनल की ओर से हमारा ये प्रयास हमेशा के लिए जारी रहेगा, आपके जैसे प्रतिभावान और सचमुच में कुछ करने का हुनर रखने वाले कलाकारों के लिए। दुमकी चैनल सदैव कटिबद्ध होगा। आपको भी एक काम करना है, बस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या है ना दोस्तों, हमारा जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, वो जितना हम शेयर करेंगे, जितना हम किसी को देंगे, उतना दुगुना हमारा ज्ञान भी बढ़ जाता है। जुड़े रहना। लेट्स मेक अ फिल्म।